नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी नोटबंदी के समय को भूला नहीं होगा। नोटबंदी के समय पर कितना विरोध हुआ था सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये भी आपको याद होगा। और क्या क्या कहा गया था कि इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए लाया गया है, और पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया। याद रखिए, नवंबर 2016 में आई थी नोटबंदी। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मनमोहन सिंह ने जो अर्थव्यवस्था उनको सौंपी विरासत में, वो दुनिया की फ्रेजाइल 5 में आती थी। आज हम दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। तो ये अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले प्रधानमंत्री की ये परफॉर्मेंस है। तो आप खुद फैसला कर लीजिए। उस समय सरकार ने कहा था कि काले धन को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, जिसका इस्तेमाल नकली नोटों के रूप में हो रहा है। काले धन में ख़ास तौर से काले धन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उस समय जो है वो रियल एस्टेट में हो रहा था, और अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो वहाँ भी काले धन का इस्तेमाल हो रहा था और खूब हो रहा था। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो गया या उसका इस्तेमाल खत्म हो गया। सरकार ने बाद में कहा कि ये इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य इकॉनमी को फॉर्मलाइज करना भी था, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना था। अब शुरू में उसका एमएसएमई को सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब उसी के कारण इस सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है। जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तक उनकी पहुंच बढ़ गई है, उनकी कर्ज लेने की क्षमता बढ़ गई है। बहुत सारे फ़र्क आए। कर्मचारियों को फ़ायदा हुआ है, वो जो है उनको पीएफ मिलने लगा है, दूसरी सुविधाएं मिलने लगी हैं, और वो कहीं भी दावा कर सकते हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं। उनको सीधे बैंक खाते में उनकी सैलरी जाती है, वेतन जाता है। इस तरह के बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन जो नोटबंदी के विरोधी थे उन्होंने कहा कि ये तो आफ्टर थॉट है। आपने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, कहाँ खत्म हो गया। आपने कहा था कि नकली नोटों का प्रचलन खत्म हो जाएगा, कहाँ खत्म हो गया। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उससे ये गारंटी नहीं मांगते हैं कि आपसे तभी इलाज करवाएंगे जब आप ये गारंटी देंगे कि अगली बार या आगे भविष्य में कभी हमको ये रोग नहीं होगा। तो काला धन जो है पूरी दुनिया की एक समस्या है। लेकिन नोटबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बदली है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यूपीआई का जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसों का लेन देन जिस तरह से हो रहा है, और कैश का इस्तेमाल जिस तरह से लगातार घटता जा रहा है। कैश अब भी सिस्टम में है, लेकिन हर कैश ब्लैक मनी नहीं होता है। आपका वेतन अगर 1 लाख रुपए है और आप बैंक एटीएम में जाते हैं, 50,000 रुपये निकाल कर ले आते हैं घर में, तो वो ब्लैक मनी नहीं है, वो कैश है लेकिन ब्लैक मनी नहीं है। तो इस तरह से नोटबंदी का बड़ा विरोध हुआ था कि आरबीआई को अलग कर दिया, इसको बताया नहीं, उसको बताया नहीं। तमाम तरह की आलोचनाएं सिर्फ इसलिए कि वो काम नरेंद्र मोदी ने किया था। पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी को अगर आप गोली मारकर उसके टायर को पंक्चर कर दें, बस्ट कर दें, तो जो होता है वही नोटबंदी से इकॉनमी का हुआ है। आज वो भी देख रहे होंगे कि उस समय इकॉनमी कहाँ थी, आज कहाँ है। तो नोटबंदी का भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आकलन करने का समय है। और 9 साल का समय जो है अच्छा खासा होता है। पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की धाक है। हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद कि 2 साल के हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के कोरोना में निकले। इसके बावजूद सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है, रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। हमारी जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, उसके अनुरूप नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में भारी परिवर्तन आया है। आप अपना काम शुरू करना चाहें, अपना रोज़गार शुरू करना चाहें, तो उसके लिए इतने अवसर हैं जो पहले कभी नहीं थे।
लेकिन इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के देश में हमेशा कमी रहेगी, कमी बनी रहेगी। सवाल सिर्फ इतना होता है कि जिस स्थिति में थे उससे बेहतर हुए हैं, खराब हुए हैं, या वैसे ही है। तो निश्चित रूप से उससे बेहतर स्थिति हुई है। अभी अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से भारत में आर्थिक असमानता तेज़ी से कम हो रही है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जहां आर्थिक असमानता तेज़ी से घट रही है। तो आर्थिक असमानता में कमी में भारत चौथे स्थान पर है दुनिया में। लेकिन मैं आज अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। तो नोटबंदी का विरोध हुआ केवल विरोध करने के लिए, उसके आर्थिक फायदे के बारे में नहीं सोचा गया, उसके ढांचागत जो परिवर्तन आया उसके कारण उसके बारे में नहीं सोचा गया। और आज भी जबकि प्रमाण मौजूद है आपके सामने कि उससे क्या फ़ायदा हुआ, उसको स्वीकार करने वाले आपको जो विरोध कर रहे थे उनमें नहीं मिलेंगे। अब एक नया मुद्दा आया है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, सबसे गर्म मुद्दा है इस समय देश में, जिसको नाम दिया गया है वोटबंदी का। आपको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इलेक्टोरल रोल्स का गहन परीक्षण कराया जाए, यानी इंटेंसिव रिवीजन हो। इस तरह की एक्सरसाइज देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2003 में हुई थी। 22 साल बाद ये हो रही है और ये चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वो ये कराए। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, पहले तो ये बता दें। नोटबंदी के जरिए खराब मुद्रा को चलन से बाहर करने की कोशिश थी, यानी ब्लैक मनी को बाहर करने की कोशिश थी। कैश का इस्तेमाल घटे, ब्लैक मनी का इस्तेमाल घटे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज फॉर्मल सेक्टर में आए और जो है लेन देन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो, कैश में ना हो, इसकी कोशिश थी। यानी सिस्टम को सुधारने की कोशिश थी, रिफॉर्म करने की कोशिश थी। चुनाव आयोग ये जो कर रहा है वो मतदाता सूची को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अभी तक विपक्षी दलों का विरोध ये था कि मतदाता सूची संदिग्ध है, उसमें फर्जी नाम जोड़ दिए जाते हैं, 2 बार जोड़ दिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि वही लोग मतदाता बने जो इस देश के नागरिक हैं। हालांकि नागरिकता तय करने का अधिकार उसके पास नहीं है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण मांगने का अधिकार तो उसके पास है, क्योंकि 2 ही शर्तें हैं मतदाता बनने की कि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो और आप भारत के नागरिक हों। तो अगर नागरिकता का प्रमाण आप नहीं देंगे तो चुनाव आयोग कैसे सुनिश्चित करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। तो अब आप देखिए, इसमें एक नया आयाम जुड़ा है, एक नई चीज़ जुड़ी है, आधार कार्ड। आधार का जब फाइनेंस बिल के जरिए लेकर आई थी, सरकार ने पास कराया था मोदी सरकार ने, तब पूरे विपक्ष ने आलोचना की थी, इसका विरोध किया था कि बैकडोर से आधार के जरिए मोदी फासिज्म लाना चाहते हैं, लोगों की निजता का जो अधिकार है उसका हनन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि इस देश का जो वंचित और गरीब तबका है उसको सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। अब इसका नतीजा क्या हुआ आधार का? आधार के कारण आज कोई कहने की स्थिति में नहीं है जो राजीव गांधी कहा करते थे अपने शासनकाल में जब प्रधानमंत्री थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 1 ही रुपया पहुंचता है गांव तक। और ये आधार के कारण हुआ। आधार के कारण हुआ कि करोड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड जो है रद्द कर दिए गए। करोड़ों की संख्या में जो पेंशन अलग अलग कारणों से मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, इस तरह की जो पेंशन मिलती है उसमें जो फर्जीवाड़ा था वो ख़त्म हो गया, जो फर्जी नाम थे हटा दिए गए। इसके अलावा स्कॉलरशिप में जो घोटाला था वो ख़त्म कर दिया गया। ये सब आधार के ज़रिए हुआ, लेकिन आधार का विरोध जारी रहा। संसद में ही इसका विरोध नहीं हुआ, इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया नहीं। तो आधार का विरोध कौन कर रहा था? भाजपा की विरोधी पार्टियां, कि ये खतरनाक चीज़ है। और सरकार ने जब तय किया कि आधार को जितनी वेलफेयर स्कीम्स है सरकार की
उनसे जोड़ा जाएगा, तब विरोध हुआ। चुनाव आयोग ने जब कहा कि मतदाता सूची को या मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाएगा, तब इसका विरोध हुआ। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं होगा, ये वैकल्पिक होगा। आप कराना चाहें तो करा लें, न कराना चाहें न कराएं। तो आधार का जो लोग लगातार विरोध कर रहे थे, आधार के खिलाफ बोल रहे थे, व्यक्ति की निजता का हनन बता रहे थे, जो कह रहे थे ये गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के लिए ये आधार कार्ड लाया गया है। और याद रखिए, आधार कार्ड देश में किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये उस कानून में ही लिखा हुआ है कि ये केवल एक पहचान पत्र है। पहचान पत्र ये विश्वसनीय इसलिए है कि इसमें आपकी फ़ोटो लगी है, सिर्फ इसकी बात नहीं है, इसमें आपकी फिंगरप्रिंट्स है, आइरिस है, यानी आपकी पुतली का भी फ़ोटो है। आप धोखा नहीं दे सकते। आप नाम गलत लिखवा सकते हैं, पता गलत लिखवा सकते हैं, लेकिन अपनी उंगलियों के निशान और पुतली का फ़ोटो जो है, चित्र जो है, वो नहीं बदल सकते। इसलिए आधार का इस्तेमाल जो है वो देश की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने में हो रहा था। तब तक विरोध कर रहे थे। अब चुनाव आयोग ने बिहार के संदर्भ में ही अभी बात करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग घोषणा कर चुका है ये पूरे देश के स्तर पर लागू होगा। तो बिहार में चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 में चूंकि ये एक्सरसाइज हुई थी, तो 2003 से पहले जो मतदाता थे उनको किसी तरह का प्रमाण दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 2003 के बाद मतदाता बने, अगर उनके माता पिता मतदाता थे 2003 की सूची में या उससे पहले, तो उसका चित्र निकालकर, और वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, निकाल कर दे दें तो उनको प्रमाण मान लिया जाएगा कि ये इस देश के नागरिक हैं, मतदाता है। और उनको केवल फॉर्म भरना होगा, कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज नहीं देना होगा। लेकिन उसके बाद जो मतदाता बने हैं उनको 11 दस्तावेजों की सूची दी है चुनाव आयोग ने कि इनमें से कोई भी आप जमा कर दीजिए और आपकी नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। अब वही लोग जो आधार का विरोध कर रहे थे, अचानक उनको आधार में बहुत खूबी नज़र आने लगी। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने आधार को इस दस्तावेजों की सूची से कैसे निकाल दिया, आधार को भी शामिल किया जाना चाहिए। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये कहा, चुनाव आयोग से अनुरोध किया या सुझाव दिया, अगर आप राशन कार्ड, आधार और मतदाता पहचान पत्र, इन 3 दस्तावेजों को भी चाहें तो शामिल कर लें, इस पर विचार करें। लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया कि वो जो ठीक समझे वो फैसला ले। लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है कि आधार क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। आधार का विरोध करने वाले आधार के सबसे बड़े समर्थक हो गए। क्यों हो रहा है ये, जरा समझिए। वो आधार के समर्थक नहीं हो गए, उनको पता है कि ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए हैं, इन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया है और इन्हीं लोगों ने उनका आधार कार्ड बनवाया है। तो आधार कार्ड को अब ये चाहते हैं कि देश की नागरिकता का प्रमाण मान लिया जाए, और आधार के कानून में ही लिखा है कि ये देश की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है, पहचान पत्र है। अब जो लोग कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कहाँ लाएंगे, इसके लिए दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, इसको साबित करने के लिए ये जो 11 दस्तावेज है ये सब कहाँ से लाएंगे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आधार कार्ड बनवाने जब आप जाते हैं तब भी आपको जन्म प्रमाण पत्र और अपने पते का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो आधार बनवाते समय आपने जन्म प्रमाण पत्र दिया होगा। तो अब चुनाव आयोग मांग रहा है, तो आपको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आधार आपने बनवाया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देकर, अब वो स्क्रूटनी में पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास है नहीं। आधार बनवाने के लिए है और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वो दस्तावेज नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? तो आधार को जुड़वाने की जी तोड़ कोशिश हो रही है। दरअसल हो क्या रहा है कि इस आधार के कारण, मैंने बिहार के सीमांचल के कुछ जिलों का उदाहरण दिया था जहां जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया या म्यांमार से आया हुआ घुसपैठिया
या पाकिस्तान से जो लोग आ गए वैलिड वीज़ा पर आए और उसके बाद वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी लौट कर नहीं गए, या पाकिस्तान से घुसपैठ के जरिए जो आए, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उन सब ने आधार कार्ड बनवा लिया है। अगर आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मान लिया जाए तो ये सब भारत के नागरिक बन जाएंगे, और ये भारत के नागरिक बन जाएंगे, इसका मतलब है पूरे देश की डेमोग्राफी बदल जाएगी। और यही चाहती हैं ये विपक्षी पार्टियां, देश की डेमोग्राफी बदले, क्योंकि ये जो लोग हैं ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं के कैप्टिव वोटर हैं। ये उन्हीं को, क्योंकि वही लोग इनका समर्थन कर रहे हैं तो उन्हीं के वोटर होंगे, और ये लोग उनसे वोट इस आधार पर भी लेते हैं, ये डरा कर कि बीजेपी तुमको देश से निकाल देगी, तुम्हें विदेशी नागरिक बताकर तुम्हें कैंप में भेज देगी, डिपोर्ट कर देगी। तो कैंप में भेजना, डिपोर्टेशन, ये सब तो बाद की बात है। पहला स्टेप जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ यही होना चाहिए कि इनका मतदान का अधिकार ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से इनको मतदाता बनने का अधिकार ही नहीं है, तो मतदान कैसे दे सकते हैं। यही तकलीफ है विपक्ष की, और बिहार से ज़्यादा चिंता है बंगाल और असम की, क्योंकि वहाँ भी होना है, पूरे देश में होना है तो वहाँ भी होना है। तो अब देश भर में ये घुसपैठिए फैले हुए हैं, एक पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लाए जाते हैं और उसके बाद उनको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। अब बहुत से विरोधी दल के लोग सवाल उठाते हैं कि भाई बीएसएफ तो केंद्र सरकार की है, वो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास है, तो इसके लिए तो जिम्मेदार केंद्र सरकार है। 11 साल से आपकी सरकार है, तो कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं? तो घुसपैठिए आ रहे हैं इसलिए कि आप पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा आते हैं। आप देखिए कि लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल से जो लगी हुई सीमा है उसकी बाड़बंदी की कोशिश हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ये होने नहीं दे रही है। तो कैसे रोक सकती है सरकार? उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो लैंड एक्वायर नहीं करने दे रही है। केंद्र सरकार ने जब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाया तब विरोध किया कि ये तो राज्य सरकार का अधिकार है, कानून व्यवस्था उसमें दखल देने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि बीएसएफ के पास कानून व्यवस्था या पुलिस का जो अधिकार है वैसा कोई अधिकार नहीं होगा। जो घुसपैठिया है, जो हथियारों की स्मगलिंग करता है, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, उसको पकड़कर पुलिस को सौंपने का सिर्फ अधिकार है बीएसएफ को। तो कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, राज्य सरकार का सहयोग नहीं होगा तो ये कैसे हो सकता है? और आपने झारखंड के मंत्री का तो बयान सुना ही होगा कि हर घुसपैठिए को ज़मीन दिलाने, मकान दिलाने, उसके आइडेंटिटी कार्ड बनवाने का काम हम करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये झारखंड में धड़ल्ले से हो रहा है, तो उसको संरक्षण कौन दे रहा है? तो ये चुनाव आयोग ने जो अभियान शुरू किया है वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत किया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये काम नहीं किया, जिसका स्वागत होना चाहिए कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दिया। कहा कि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये चुनाव आयोग का काम है और वो चुनाव आयोग संविधान के दायरे में ही काम कर रहा है। हालांकि 28 जुलाई को इसकी फिर सुनवाई होने वाली है, लेकिन तब तक चुनाव आयोग अपना काम पूरा कर चुका होगा। लेकिन जो इसके विरोधी हैं यहीं रुकने वाले नहीं हैं। इसके विरोधी इस मुद्दे को जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मुद्दा उनके राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उनके सत्ता में आने की संभावना से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज अचानक इनको आधार पर प्रेम उमड़ रहा है। जिस आधार की आलोचना करते थे, जिस आधार कार्ड का विरोध करते थे, उसी का आज समर्थन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। इनकी सारी कोशिश ये है कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र मान लिया जाए, जो कि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से संभव ही नहीं है। जो व्यवस्था, जो बात उस कानून के प्रावधानों में नहीं शामिल है, वो कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कह सकता है कि आधार कार्ड को आप नागरिकता का प्रमाण मान लें। तो ये कौन लोग हैं जिनको विदेशियों से इतना प्रेम है, जो विदेशियों की इतनी सुरक्षा करना चाहते हैं, जो विदेशियों को इस देश के संसाधन में हक दिलाना चाहते हैं, जो विदेशियों को आधार कार्ड मिल गया तो आपको जो है प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है, जनधन योजना में आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। इसके अलावा आपको बाकी जो सुविधाएं हैं, चाहे मुफ्त राशन की सुविधा हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की सुरक्षा हो, ये सब कुछ मिल सकता है केवल एक आधार बनवाने से। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो, मैं फिर कह रहा हूँ, पहला कदम है कि इनको मतदाता सूची से इनका नाम निकाल दिया जाए। मतदाता सूची से नाम निकलते ही जो लाभ मिल रहा है इन राजनीतिक दलों को, वो लाभ बंद हो जाएगा। तो फिर ये उनके लिए एसेट से लायबिलिटी बन जाएंगे। विपक्ष की सारी कोशिश है कि ये उसके एसेट बने रहें, चुनाव में काम आए। और इन लोगों के केवल मतदाता होने से खतरा नहीं है, इन लोगों के देश में होने से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। हथियारों की स्मगलिंग हो, ड्रग्स की स्मगलिंग हो, दुश्मन देशों को सूचना पहुंचाना हो, इस सब में ये लोग शामिल हैं। और इन्हीं लोगों की हमारी विपक्षी दलों के नेता पैरवी कर रहे हैं। तो ये जो बात कही जाती है ना, मैंने भी कई बार कहा है कि ये मोदी विरोध में, भाजपा विरोध में देश विरोध तक चले गए हैं। तो ये देश विरोध का कदम नहीं है तो और क्या है। और ये देश विरोध का कदम और देश विरोध की ये राजनीति कब तक चलेगी, ये हमारे आपके सोचने की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।